इस मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। तस्वीरें देखकर अंदाजा हो गया होगा कि सोमवार की रात यहां किस तरह चीख पुकार मची होगी और लोग कैसे मदद के लिए पुकार रहे होंगे। ये तस्वीरें गुजरात में सूरत की हैं, जहां पिपलौद गांव के पास सड़क किनारे सो रहे 20 से ज्यादा लोगों को एक डंपर ने कुचल दिया, जिसमें से 14 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक शख्स ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि जख्मी हुए 6 लोगों में से कई की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। इस हादसे को लेकर कहा जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने पहले गन्ना ले जा रहे एक ट्रैक्टर को टक्कर मारी और फिर वो फुटपाथ पर जा चढ़ा, जहां 20 से ज्यादा लोग सो रहे थे। फील्ड में काम करने आए थे मजदूर, मोस्टली दे आर फ्रॉम राजस्थान। उन लोग सो रहे थे, उसके ऊपर गाड़ी चला दे, तो ऑन द स्पॉट अराउंड 12 पीपल डाइड। उसके बाद यहाँ ट्रीटमेंट के लिए लेके आए थे, उसमें भी 2 लोग दे ब्रॉट डेड। One during treatment they dead, he was dead, and बाकी 2 during they were not dead. So total 14 people were killed. उसमें 7 मेल और 6 फीमेल, 1 बालक है। बाकी लोग अभी सारवार में है, दे आर आउट ऑफ डेंजर। इस हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी बांसवाड़ा के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। सूरत में इन लोगों की मौत की खबर से कुशलगढ़ के लोग सदमे में आ गए हैं और मृतक के परिवारों के घर में मातम पसर गया है। हादसा हुआ है सूरत जिला में। सूरत जिला के कीम के नजदीक ट्रक और ट्रेलर के बीच में गमधार मध्यरात से अकस्मात हुआ था। ट्रक चालक ने स्टीयरिंग से काबू जाने के बाद में फुटपाथ पे सोए हुए राजस्थान के बांसवाड़ा जिला का कुशलगढ़ का 18 मुस्लिम परिवार यहाँ पे सो रहे थे घोर निंदा में। उसी वक्त ये कालमुखी ट्रक ये मजदूरों यानी कि श्रमजीवी के ऊपर चलने से 13 लोग की मौत हो गई थी। सूरत में हुए हादसे से हर कोई सदमे में है। इसे लेकर पीएम मोदी और सीएम गहलोत ने भी दुख जताया है। पीएम मोदी ने जहां मृतक लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए 2 लाख रुपए की मदद की बात कही है, तो वहीं गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने भी 2 लाख की मदद और हादसे पर दुख जताया है। प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया है कि राजस्थान के बांसवाड़ा के मजदूरों की सूरत में ट्रक हादसे में मौत से बेहद दुखी हूँ। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बाड़मेर के शिव इलाके में 15 साल की मासूम के साथ महापाप से यहाँ के लोग सदमे और गुस्से में हैं। सैकड़ों लोगों ने इस वारदात को लेकर हंगामा प्रदर्शन किया और दोषियों की गिरफ्तारी से लेकर उन्हें फांसी दिलाने तक की मांग की। बताया जा रहा है कि शिव इलाके में एक गांव से 15 साल की मासूम के मुंह में कपड़ा ठूंसकर 4 लोग उसे उठाकर खेत पर ले गए और फिर वहीं गैंगरेप के बाद उसकी गला रेत कर हत्या कर दी। मासूम के पिता इस दुनिया में नहीं है, लिहाजा पड़ोस में रहने वाले 4 लोगों ने ही उसके घर से उसका अपहरण कर लिया और खेत में ले जाकर महापाप किया। इस वारदात को लेकर हुए हंगामे के बाद पुलिस ने एक आरोपी को सोमवार की रात ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हजारों की नकदी, लाखों के सोने के जेवरात और चांदी के सामान, ये सब कुछ बरामद हुआ है गिरफ्त में आए इन लोगों के पास से, जो यूपी से आकर जयपुर में लोगों को अपना शिकार बनाते थे। जयपुर पुलिस ने इस गिरोह के जिन 2 शातिर बदमाशों को पकड़ा है, हैरानी की बात तो ये है कि उसमें से एक खुद यूपी में ग्राम प्रधान है और दूसरा ग्राम प्रधान का पति है। जयपुर ईस्ट पुलिस ने इस गिरोह को बेनकाब करते हुए कई वारदातों का खुलासा किया है। दरअसल जयपुर में पिछले कुछ समय से लगातार नकबजनी की वारदातें हो रही थीं। 2 जनवरी को भी एक वृद्ध दंपति के घर में चोरी की शिकायत मिली थी और उसी शिकायत के बाद पुलिस इनके पीछे पड़ी थी और अब इन शातिरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो स्कूटी एक इन्होंने जो है वारदात के लिए रेकी करने के लिए यूज़ की थी, तो स्कूटी से जो परिवादी का घर था उसके चारों तरफ उन्होंने 2-3 दिन तक अच्छी रेकी की और रेकी पूरी करने के बाद वारदात के दिन 2 मोटरसाइकिल पर आकर ये 3 है इसमें गैंग में, जिनमें कि एक हरीश,
एक चंद्रभान और एक चिंटू है। चिंटू अभी हाल राज्य से बाहर है और आशंका है कि वो दिल्ली एनसीआर के इलाके में कहीं छुपा हुआ है। हरीश और चंद्रभान हमारी गिरफ्त में आ गए। अलवर पुलिस की गिरफ्त में आए ये चारों बेहद शातिर हैं और शातिराना तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगी किया करते थे। अलवर जिले की बालाखेड़ा थाना पुलिस का कहना है कि ये लोग सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर लोगों से दोस्ती करते थे और फिर अश्लील चैटिंग कर ब्लैकमेल करने लगते थे। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 5 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 3 ATM कार्ड और 81,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की है। खास बात ये है कि ब्लैकमेल करने के चक्कर में इन लोगों ने मालाखेड़ा थाना के ही रहने वाले एक कांस्टेबल को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और उसी के चक्कर में अब ये पकड़े गए हैं। संदिग्ध जो हैक प्रोफाइल बना रखी थी लड़की के नाम से, उसने अश्लील चैटिंग करना शुरू कर दिया। अश्लील चैटिंग के बाद में रुपये मांगना शुरू कर दिया और कांस्टेबल से वीडियो कॉल करके और अश्लील वीडियो रिकॉर्ड करके ब्लैकमेलिंग कर रुपये हटना शुरू कर दिया। कुछ रुपये एक बोगस ग्राहक के तौर पे हमने कांस्टेबल से डलवाने के लिए भी कहा। इस कार्रवाई के दौरान 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें से एक अभियुक्त अरशद खां जो कि गौचड़ा थाना खेड़ली का रहने वाला है। जोधपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां नगर निगम की महिला कर्मचारियों ने निगम के एक अधिकारी की जमकर पिटाई कर दी। वहां की एक महिला कर्मचारी ने अधिकारी पर बदसलूकी का आरोप लगाया था, जिसकी जानकारी मिलते ही नगर निगम की कई महिला कर्मचारी वहां इकट्ठा हो गईं और अधिकारी को घेर लिया। गुस्साई महिलाओं ने उस अधिकारी को उसके कमरे में घुसकर पीटना शुरू कर दिया। महिलाओं के ये तेवर देख अधिकारी भी घबरा गया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, माफी भी मांगी, लेकिन महिलाओं ने उसकी एक न सुनी। आखिरकार जान बचाने के लिए वो अंदर के एक कमरे की तरफ भागने लगा, लेकिन महिलाओं ने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। महिलाओं ने उसके कमरे में घुसकर ही उसका जमकर धुनाई कर दी। हालांकि बाद में किसी तरह अधिकारी को उनके कब्जे से छुड़ाया जा सका। शहर की सड़कों से सफाई गायब। पिंक सिटी में गंदगी में जिंदगी। जी हाँ, चाहे हेरिटेज हो या ग्रेटर, है तो जयपुर ही, और जयपुर में लोग जिंदगी गंदगी में जीने को मजबूर हैं। शहर की सड़कों पर सफाई का नामो निशान नहीं। चारों तरफ गंदगी पसरी पड़ी है। आवारा पशु आराम से विचर रहे हैं। चारों तरफ कचरे का ढेर लगा हुआ है। सड़क पर बिखरा कचरा हवा में तैर रहा है। सड़क के दोनों किनारे नाली का पानी और उड़ता हुआ प्लास्टिक आपको चारों तरफ दिख जाएगा। शहर की व्यवस्था के लिए लगातार चल रहे मेयर के दौरे का असर भी कहीं नहीं दिख रहा। जोन में जाने से जब आप खुद जाते हो तो अधिकारी सतर्क होते हैं और उन्हें कोई भी बहाना लेने की जरूरत नहीं होती। जब वो खुद स्पीड में मेरे साथ जा रहे हैं, वो समस्याएं देख रहे हैं, तो उनका निवारण भी बेहतर होगा। और चेंज आया है और बाकी और चेंज आएगा। दूसरी ओर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शहर में साफ सफाई बनी रहे, इसके लिए इलाके के अंतर्गत आने वाले 7 जोन में से 5 का दौरा कर चुकी हैं। घंटों पार्षदों के साथ बैठक कर चुकी हैं, उनकी समस्याएं सुन चुकी हैं, लेकिन उसका असर शहर की साफ सफाई पर बिल्कुल नहीं दिखेगा। पूछने पर उनका जवाब हमेशा गोलमोल ही होता है। तो फिर हमने जोन वाइज दौरे शुरू किए, तो अब तक 5 जोन के दौरे हो चुके हैं। और साथ ही वहाँ जैसे ही जिस भी जोन पे दौरे पे होती हूँ तो पार्षदों की शिकायत होती है कि इस तरह हमारे कोई अधिकारी नहीं सुन रहे, इस तरह के कार्य हो रहे हैं वार्ड में। दुबई में फंसा बेटा। जयपुर में माता पिता परेशान। माता पिता ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा यहाँ आए, हमसे मिले। हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे उसका बिछोड़ा। हमारे बेटे को भारत लाइए सरकार। मैं चाह रहा हूँ मेरा बेटे के खिलाफ वो लड़की ने जो अरेस्ट वारंट निकलवा रखा है वो रद्द किया जाए और मेरा बेटा मेरे देश में मेरे पास आए। ये पुकार है उस पिता की जिनका बेटा दुबई में कोर्ट केस में फंसा हुआ है।
और कैंसर पीड़ित बुजुर्ग पिता पीएम मोदी से अपने बेटे को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। जयपुर के रहने वाले मुरलीधर मीरचंदानी ने 2018 में अपने बेटे रवि की शादी दुबई में इंदौर की रहने वाली लड़की से कर दी। बेटा दुबई में जॉब करता है। शादी के बाद बहू ने बेटे पर शरीयत कानून के तहत केस दर्ज किया और कोर्ट ने बहू के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रवि के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है। मामला यह है कि मैंने बड़े अरमानों से सन 18 में जनवरी में बेटे की दुबई में एक वहीं की रहने वाली एक बेटी से शादी की थी, जो कि वर्तमान में पहले वो इंदौर के वासी हैं। क्या चाहिए? हमें ये चाहिए, उस बेटी ने हमारे ऊपर गलत आरोप लगाते हुए कोर्ट में केस दर्ज करा दिए, जिससे कि मेरा बेटा परेशान है और ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो कि उसने कुछ किया ही नहीं। गहलोत सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों से नाइट कर्फ्यू हटाने का फैसला कर लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले को लेकर गृह विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश भी जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक जनवरी तक के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई हैं और इन गाइडलाइंस के बाद संबंधित जिलों के कलेक्टर कर्फ्यू हटाने पर आदेश जारी करेंगे। नाइट कर्फ्यू हटने के साथ ही अब देर रात तक बाजार खुल सकेंगे। दुकानें, रेस्टोरेंट्स को अब तक 7 बजे तक बंद करने की बाध्यता थी, जो अब हट जाएगी। इस फैसले का सभी व्यापार मंडलों ने स्वागत किया है। आपको बता दें कि बड़ोदरा के 13 जिले जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, भीलवाड़ा, नागौर, पाली, टोंक, सीकर, अजमेर, अलवर, श्री गंगानगर और उदयपुर में रात्रि कर्फ्यू लग रहा था। इसके तहत बाजार में मेडिकल की दुकानों को छोड़कर शेष दुकानें शाम 7 बजे बंद करना जरूरी था। प्रदेश में दिवाली के बाद कोरोना के मामले बढ़ने के बाद पहले 8 और फिर 13 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया था। प्रदेश में 3 जनवरी को आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के नए चरण की लॉन्चिंग होने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे लेकर कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर प्रदेश के 1 करोड़ 10 लाख परिवारों के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया जाएगा। नई योजना की शुरुआत के साथ ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के पैकेज की सूची में कोविड-19 और हीमोडायलिसिस भी शामिल होंगे। इन दोनों बीमारियों के मरीजों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ देने के लिए राज्य सरकार को सालाना 41 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने होंगे। आपको बता दें कि नई बीमा योजना में योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर उपलब्ध होगा। राजस्थान के शहरी निकायों की कंगाली किसी से छुपी नहीं है। निकायों की कंगाली के चलते सूबे के शहरों में विकास की रफ्तार बेहद सुस्त और ठप सी है। ऐसे में गहलोत सरकार शहरी निकायों के लिए संजीवनी बूटी के रूप में राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड शुरू करने जा रही है। अब निकायों को उनकी जरूरत के हिसाब से फंड मिल सकेगा, जिससे विकास कार्य और अधूरे प्रोजेक्ट को रफ्तार मिल सकेगी। वो आर्थिक मदद मिले, आर्थिक मदद से जो है उनके जरूरी काम जो है वो हो सकेंगे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकेगी। शांति धारीवाल के मुताबिक नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए पिछली कांग्रेस सरकार ने राजस्थान अर्बन डेवलपमेंट फंड की शुरुआत की थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने सत्ता संभालते ही इसे बंद कर दिया था। फंड के दोबारा शुरू होने से नगरीय निकायों के हालात सुधरेंगे और उनका आधारभूत ढांचा भी मजबूत हो सकेगा। पालिकाएं हैं, जो पालिका है, चाहे परिषद है, चाहे नगर निगम है, उनको आर्थिक सहायता किस तरीके से मिले, उसके लिए कोई फंड जो पहले जब कांग्रेस के ज़माने में चला करता था, भारतीय जनता पार्टी के टाइम पे जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था, उसको दोबारा से रिवाइव करने का प्लान है।
चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत और फ्रांस के रफाल लड़ाकू विमान जोधपुर के एयर स्पेस में पहली बार नाइट डेजर्ट एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे। इस वॉर एक्सरसाइज में फ्रांसीसी वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमानों के अलावा ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी शामिल होंगे। बुधवार से शुरू होकर 5 दिनों तक चलने वाले इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद ऑपरेशनल एक्सपोजर और एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिस को अपनाना है ताकि युद्धक क्षमताओं को बढ़ाया जा सके। दरअसल इन दिनों फ्रांसीसी वायुसेना के रफाल लड़ाकू विमान स्काई रोज डिप्लॉयमेंट के तहत एशिया में तैनात हैं। इसीलिए भारतीय वायुसेना ने फ्रांसीसी एयर एंड स्पेस फोर्स को जोधपुर एयर बेस पर साझा युद्ध अभ्यास के लिए आमंत्रित किया है। ये युद्ध अभ्यास दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच होने वाली सालाना एक्सरसाइज गरुड़ से अलग है। 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो पर पथराव हो गया। पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए वहां एक रैली की, जिससे पहले शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने एक रोड शो किया। लेकिन जिस समय बीजेपी के ये नेता और कार्यकर्ता कोलकाता के चारू मार्केट इलाके से गुजरे, सड़क के दूसरी तरफ खड़े कुछ लोगों ने टीएमसी के झंडे लहराने शुरू कर दिए। एक शख्स ने सड़क पर पड़ा पत्थर उठाकर बीजेपी की रैली में शामिल लोगों पर फेंक दिया। देखते ही देखते बवाल बढ़ गया। बीजेपी की रैली में शामिल कुछ लोगों को चोटें भी आई, जिसके बाद वो लोग आग बबूला हो गए और उन लोगों की ओर दौड़े जिन्होंने पथराव किया। लेकिन तब तक बीजेपी की रैली पर पथराव करने वाले भाग गए, जिसके बाद गुस्साए लोगों ने वहां खड़ी मोटरसाइकिलें और साइकिल तोड़ दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और गुस्साए लोगों को शांत किया। इस दौरान बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं को एक बार फिर निशाना बनाने की कोशिश की गई और उन्हें वहां से जाने से रोका गया। दक्षिण कोलकाता का चारू मार्केट इलाका है, यहाँ पर हंगामा अब भी जारी है। जो बीजेपी की गाड़ी यहाँ से एक कार्यकर्ता की गुजर रही थी, उसके ऊपर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। ये रैली बीजेपी ने टीएमसी को अपनी ताकत दिखाने के लिए की और पथराव होने के बाद पार्टी ने इस जज्बे को कायम रखा और टीएमसी को घेरा। बंधु ये सब करे भारतीय जनता पार्टी के आटकानो जाबे ना। भारतीय जनता पार्टी परिवर्तনের आरेक परिवर्तনের डाक दिए थे। लेकिन बवाल के तुरंत बाद मौके पर पहुंचे टीएमसी नेताओं ने हंगामे का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। पत्थर आया, ईंट आया, उन लोग ने बहुत बुरी तरह बात किया। उसके बाद हमारा लड़का लोग एक दो बात किया है। ये पहली बार नहीं है जब बीजेपी की किसी रैली में बवाल के लिए टीएमसी को जिम्मेदार ठहराया गया हो। इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर पथराव के आरोप भी उस पर लग चुके हैं। एक तरफ कोलकाता में बीजेपी ने अपना दम दिखाया, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया। उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के गढ़ नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने वहां एक रैली की, जिसमें लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और इन्हीं लोगों के सामने ममता ने शुभेंदु अधिकारी के गढ़ यानी कि नंदीग्राम में उन्हें चुनौती देने का ऐलान किया और वहां से खुद चुनाव लड़ने की बात कह दी। नंदीग्राम सीटे ভালো মানুষ দেব, কাজেই কোনো অসুবিধা নেই, এমনকি আমি যদি নন্দীগ্রামে দাঁড়াই কেমন হয়। यही नहीं, उन्होंने शुभेंदु अधिकारी का नाम लिए बिना उन्हें घेरा। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল, কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো। जिसके बाद बीजेपी ने इसे ममता बनर्जी का बंगाल में हार का डर बता दिया और अपनी जीत का दावा किया। ममता बनर्जी घबराई हुई है, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना ऐलान कर दिया है कि मैं लड़ूंगी। ममता बनर्जी की परंपरागत सीट भवानीपुर है और उन्होंने संकेत दिए कि इस बार वो 2 जगह से चुनाव लड़ सकती हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कर्नाटक में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। उद्धव ठाकरे ने बयान दिया था कि कर्नाटक की उन जगहों को महाराष्ट्र में शामिल किया जाएगा जहां बड़ी आबादी मराठी बोलने वालों की है, जिसके बाद कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच की सीमा पर विवाद फिर से शुरू हो गया। कर्नाटक में लोग उद्धव ठाकरे का विरोध करने के लिए सड़कों पर आ गए। लोगों ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ न केवल नारेबाजी की, बल्कि कई जगहों पर उद्धव ठाकरे के पुतले भी फूंके गए। बेंगलुरु में घंटों तक प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे रहे। बाद में रास्ते खुलवाने के लिए पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस वालों को जबरन लोगों को घसीटते हुए गाड़ी में बिठाना पड़ा। सीएम येडियुरप्पा ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। Unnecessarily they are creating problem and we are not going to give even an inch of land. यहां तक कि कर्नाटक की विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे पर उद्धव को घेरने लगी, जबकि कर्नाटक में यूपीए विपक्ष में है जो महाराष्ट्र की सरकार में शामिल है। We are like brothers. We have to live as brothers. Don't provocate, giving like this kind of
statement. कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच पिछले कुछ साल से सीमा से जुड़ा कोई विवाद नहीं था, लेकिन उद्धव के बयान के बाद एक बार फिर सीमा विवाद चिढ़ता हुआ दिखने लगा। नक्सली इलाकों में तैनात सीआरपीएफ के जवानों की मदद के लिए दिल्ली में बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई। इसकी मदद से नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान घायल जवानों को फौरन मेडिकल सहायता मिल पाएगी और उन्हें वक्त रहते नजदीक के अस्पताल में भी पहुंचाया जा सकेगा। नक्सली इलाकों में तैनात जवानों को इसी जरूरत को देखते हुए दिल्ली में रक्षिता नाम की 21 बाइक एम्बुलेंस लॉन्च की गई। इन्हें सीआरपीएफ ने रक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करने वाली संस्था डीआरडीओ के साथ मिलकर बनाया है। एक सुपर बाइक का निर्माण किया गया है और अगर इस बाइक की अगर बात करें तो देखा जा सकता है किस तरह से यहाँ तमाम आधुनिक उपकरण और तमाम जो मेडिकल से जुड़े हुए तमाम उपकरण जो हैं वो इसमें लैस हैं। इस बाइक एम्बुलेंस में मरीज के बैठने के लिए एक खास तरह की सीट बनाई गई। इसके अलावा इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर मॉनिटर तक लगाया गया है, जिसमें घायल जवान के ब्लड प्रेशर से लेकर उसके दिल की धड़कन की जानकारी मिलती रहेगी। खास बात यह कि बाइक पर बनाई गई ये एम्बुलेंस आसानी से उबड़ खाबड़ रास्तों को भी पार कर सकेगी। यही नहीं, इनकी मदद से न सिर्फ जवानों को बल्कि वहां रहने वाले लोगों को भी अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। चाहे किसी महिला को चिकित्सा सुविधा देनी हो, शिशु को देनी हो, तो ये हमें सहूलियत प्रदान करेगी। नक्सली इलाकों के लिए बनाई गई इस बाइक एम्बुलेंस को जरूरत पड़ने पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी जवानों की मदद के लिए तैनात किया जा सकता है। और 20 मिनट 20 खबर में आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें। भारत समेत दुनिया के कई देशों में वैक्सीन लगाने का काम शुरू भी हो गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक मदद की आस में दुनिया का मुंह ताक रहा। कुत्ता वैक्सीन नहीं मिल रही, यहाँ आप कोरोना वैक्सीन की बात कर रहे हैं कि ये मिलेगी। मुफ्त कहीं से हमें कोई लंगर मिलने का टाइम नहीं आया, हम मुफ्त खोरे हैं, लंगर लेने वाले हैं। 1 साल तो मुझे नहीं लगता कि कोई आपको कोई वैक्सीन आ जाए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कट्टर विरोधी और विपक्षी नेता अलेक्सी नावाल्नी को रूस पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। पिछले साल उनको एक खास तरह का जहर देकर मारने की कोशिश की गई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जर्मनी भेजा गया था। लेकिन करीब 5 महीने तक इलाज कराने के बाद जब वो बर्लिन से मॉस्को पहुंचे तो उन्हें हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। 44 साल के नावाल्नी को बाहर निकलने से पहले ही पुलिस अपने साथ ले गई। इस दौरान एयरपोर्ट के बाहर नावाल्नी के सैकड़ों समर्थक इकट्ठा हुए, जिन्होंने पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस ने उन लोगों को भी वहां से दूर खदेड़ दिया। इनमें कई प्रदर्शनकारियों को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले नावाल्नी मॉस्को जाने के लिए एक विमान में सवार हुए। इस विमान में पहले से ही बड़ी संख्या में पत्रकार और उनके समर्थक मौजूद थे। इस दौरान नावाल्नी वहां मौजूद लोगों से बात करते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन जैसे ही उनका विमान मॉस्को हवाई अड्डे पर उतरा, पुलिस वालों की एक टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर पैरोल की शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया गया। इस दौरान किसी तरह का बवाल न हो, इसलिए हवाई अड्डे पर पहले ही बड़ी तादाद में जवान तैनात कर दिए गए थे। इसके साथ ही आम लोगों को भी वहां से दूर हटा दिया गया था। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में क्रांति की 10वीं बरसी पर शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक दंगों में बदल गए। लगातार तीसरे दिन वहां जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद 600 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए गए। 10 साल पहले ट्यूनीशिया से ही अरब क्रांति की शुरुआत हुई थी, जिसमें ट्यूनीशिया समेत कई देशों के तानाशाहों को सत्ता छोड़नी पड़ी थी। लेकिन जब 10 साल बाद भी ट्यूनीशिया में हालात नहीं बदले तो लोगों का गुस्सा एक बार फिर फूट पड़ा। देश के अलग अलग शहरों में से हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें पुलिस और प्रदर्शनकारी एक दूसरे से टकराते नजर आए। गुस्साए लोगों ने जगह जगह आगजनी की और सड़कों पर कब्जा जमा लिया। कई इमारतों और दफ्तरों को भी नुकसान पहुंचाया गया। जवाब में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां दागी। सड़क जंग का मैदान नजर आने लगी। पुलिस की इस सख्ती के बावजूद प्रदर्शनकारी पीछे हटने को राजी नहीं हुए। रात में भी टकराव जारी रहा। हालात इतने बिगड़ गए कि आखिरकार सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया से बाढ़ की चौंका देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई। बाढ़ और बारिश की वजह से वहां अब तक कई लोगों की जान चली गई, जबकि कुछ लोग लापता हैं। बाढ़ से वहां काफी बर्बादी हुई। कोचाबाम्बा शहर से आई तस्वीरों ने तो रोंगटे खड़े कर दिए। भारी बारिश के बाद वहां की नदियां उफान पर आ गई। तेज लहरों से निकल रही आवाज ने लोगों को खौफ से भर दिया। सैलाब का पानी सड़कों पर नदियों की तरह बहने लगा, जिसे देख ऐसा लगा मानो वो पूरे शहर को अपने अंदर समेटकर उसे अपने साथ बहा ले जाएगा।
कई जगहों पर तो मिट्टी तक खिसक गई। Ha habido vidas humanas que se han perdido, bienes materiales. बारिश के बाद सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कुछ गाड़ियों ने रास्तों में ही रुकना बेहतर समझा। वहां का एक पुल बाढ़ की मार नहीं झेल पाया और उसका एक हिस्सा टूटकर पानी में बह गया। कुदरत के इस प्रकोप के बीच राहत बचाव की टीमें पूरी तरह मुस्तैद नजर आई। कुछ इलाकों में तो अब भी काले घने बादल छाए हुए हैं, जिन्हें देख वहां के लोग दहशत में। दक्षिणी जर्मनी में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों को साफ करने का काम तेज हो गया। वहां पिछले हफ्ते इतनी बर्फ गिरी कि कुछ इलाकों में लगभग 5 फीट तक बर्फ की मोटी परत जम गई, जिसके बाद जैसे ही आसमान से आफत थमी, रास्तों से बर्फ साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। बर्फ हटाने वाली आधुनिक मशीनें, भारी भरकम बुलडोजर काम पर लगाए गए। सड़क साफ करते करते इतनी बर्फ निकली कि सामने आई एक तस्वीर में एक छोटा ट्रक पूरी तरह भरा हुआ नजर आया। बताया गया कि बर्फबारी की वजह से इलाके में कई ट्रक ड्राइवर खतरनाक मौसम में सड़कों पर ही फंस गए। ट्रेनों पर भी असर पड़ा। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के मारे जाने की भी खबर है बर्फबारी। फिलहाल 20 मिनट 20 खबर में इतना ही। नमस्कार।